आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। तो शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर मिल रही है। टेरर फंडिंग मामले में केंद्र सरकार की सख्ती देखने को मिल रही है। आपको बता दें, टेरर फंडिंग केस में केंद्रीय एजेंसी का एक्शन यहां पर देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर में एनआईए के अधिकारियों ने रेड डाली है, ये जानकारी मिल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, 2 जिलों की 6 जगहों पर एनआईए की छापेमारी लगातार जारी है। और आपको बता दें, इससे पहले पीएफआई के खिलाफ भी तमाम तरीके की जो छापेमारी थी वो देखने को मिल रही थी, लेकिन 2 ऐसे जिले जिनकी 6 जगहों पर एनआईए की छापेमारी देखने को मिल रही है। टेरर फंडिंग का ये पूरा मामला है केंद्र सरकार की और इसको लेकर सख्ती नजर आ रही है। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए, जानकारी उनसे ले लेते हैं। पीयूष, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कब से ये रेड जारी है? देखिए, निश्चित रूप से टेरर फंडिंग मामले में केंद्र सरकार कहीं सख्ती बरत रही है और टेरर फंडिंग की केंद्रीय एजेंसी ने बड़ा एक्शन किया है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो एनआईए के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं सुबह से ये देखी और इन अधिकारियों के साथ तमाम सुरक्षा बल के जवान है जो भी वहाँ पर मौजूद है। जम्मू कश्मीर के 2 जिलों के जगहों पर एनआईए की रेड पड़ी थी, लेकिन अभी फिलहाल की जानकारी मिली थी वो ये मिल रही है कि समेत 5 जिलों में करीब 13 जगहों पर ये रेड की है। रेड का दायरा है बड़ा, यानी कुछ और जगहों पे ये रेड हुई है और टेरर का बड़ा एक्शन था, क्योंकि गृह मंत्रालय लगातार नजर बनाए हुए इस तरीके से टेरर फंडिंग मामले में या आतंक की ये कहें कि कमर तोड़ी जा सके, इसको लेकर केंद्र सरकार लगातार पहले भी इस तरीके की कार्रवाई करती रही है। ऐसे में एनआईए के पास काफी पुख्ता इसी सबूतों के आधार पर कहने की एनआईए के अधिकारियों ने ये रेड डाली है और अभी भी जो रेड है वो चल रही है। क्योंकि टेरर फंडिंग मामले में हम बात करें तो विदेशी फंडिंग को लेकर भी यहाँ पे एनआईए के अधिकारी जांच करेंगे और ऐसे में देखना होगा कि ये रेड जो है वो कब तक चलती है, क्योंकि एनआईए आमतौर पर जब ऐसी रेड डालती है तो सुबह से लेकर देर रात तक ये रेड चलती है। ऐसे में करीब 13 जगहों पर ये रेड चल रही है। श्रीनगर समेत 5 जिलों में ये रेड चल रही है। तो निश्चित रूप से टेरर फंडिंग की बात करें या आतंक की बात करें, कभी तोड़ने के लिए केंद्र सरकार कहीं न कहीं लगातार कार्रवाई इस तरीके से कर रही है और इसी कड़ी में आज एनआईए ने अधिकारियों पर रेड डाली है और कहीं जगहों पर ये सोर्सेज बताते हैं कि कई अहम जो दस्तावेज है वो भी एनआईए के अधिकारियों बिल्कुल, और इसी को देखते हुए कि आतंकी साजिश ना हो सके, इसीलिए यहाँ पर टेरर फंडिंग को लेकर छापेमारी की जा रही है। आप नजर बनाए रखिएगा और हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो वही दिल्ली से आपको खबर बता दें, जहां मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन की चर्चाएं अब और भी तेज हो गई हैं। आपको बता दें, जेल अधीक्षक से अपने सेल में कैदियों की संख्या बढ़ाने की गुहार को लेकर चर्चा है। आपको बता दें, इस चर्चा में सत्येंद्र जैन कुछ दिन पहले तिहाड़ जेल अधीक्षक को पत्र लिखकर अपने सेल में कैदियों की संख्या बढ़ाने की मांग कर चुके हैं। सत्येंद्र जैन की गुहार पर अधीक्षक ने एक्शन भी लिया था और आपको बता दें कि सुप्रिंटेंडेंट ने उनके सेल में 2 कैदियों को ट्रांसफर भी किया था। तिहाड़ जेल प्रशासन को भनक लगते ही दोनों कैदियों को वापस पुराने सेल में भेज दिया गया। जेल नंबर 7 के अधीक्षक को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया है। तिहाड़ प्रशासन ने जेल अधीक्षक को तय समय में नोटिस का जवाब देने को भी कहा है। तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। आपको बता दें, जेल अधीक्षक से अपने सेल में कैदियों की संख्या बढ़ाने की गुहार को लेकर चर्चा में सत्येंद्र जैन है। कुछ दिन पहले तिहाड़ जेल अधीक्षक को पत्र लिखकर अपने सेल में कैदियों की संख्या बढ़ाने की गुहार लगाई थी। पीयूष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, सत्येंद्र जैन की तरफ से आखिरकार इस तरीके की गुहार क्यों लगाई जा रही है, क्या वजह? देखिए, अगर हम बात करें पिछले कुछ महीनों में सीनियर जेल काफी चर्चाओं में रहे हैं और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन भी काफी चर्चा में रहे हैं। एक बार फिर से वो सुर्खियों में आ गए हैं और सबसे खास बात है कि पिछली बार आपने देखा है किस तरीके से मसाज कराते हुए फुटेज जो है वो कहीं सत्येंद्र जैन के वायरल हुए थे। इस बार सत्येंद्र जैन की वीडियो वायरल होने की वजह से ही कहीं जेल अधीक्षक से अपने जेल में कैदियों की संख्या बढ़ाने की गुहार को लेकर चर्चाओं में है और
अगर हम देखते हैं तिहाड़ जेल नंबर 10 के अधीक्षक को एक बाकायदा उन्होंने एक पत्र लिखा था और अपने सेल में कैदियों की संख्या बढ़ाने की मांग की गई थी उनकी ओर से, और ये भी कहा गया था कि वो अकेले उनके शिकार न हो जाए, क्योंकि उनके मनोचिकित्सक के सुझाव का उन्होंने हवाला दिया था और कहा था कि वो अगर अकेले सेल में रहते हैं तो वो डिप्रेशन में रहने लगेंगे, और मनोचिकित्सक ने उन्होंने कहा है कि वो अकेले न रहे और सामाजिक गहरा बढ़ाने की भी सलाह उन्हें दी है। सबसे बड़ी बात है कि जेल अधीक्षक को अब पूरे मामले में जवाब देना होगा, और सत्येंद्र जैन की विभाग को जो जेल के साथ के सुपरिटेंडेंट है उन्होंने 2 कैदियों का ट्रांसफर भी कर दिया है, लेकिन जैसे ही तिहाड़ जेल के प्रशासन से उनकी भनक लगी उन्होंने तुरंत दोनों कैदियों को वापस उनके पुराने सेल में भेज दिया। साथ ही जेल नंबर 7 के अधीक्षक को नोटिस भी जारी किया गया है और प्रशासन ने जेल अधीक्षक को तय समय में नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है। जेल अधीक्षक पर कहीं न कहीं बिल्कुल पीयूष, हालांकि अब देखना होगा आगे क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, आगे क्या कुछ किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, बाबा बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बिहार में बड़ा ऐलान कर दिया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने सोमवार को आयोजित होने वाले दिव्य दरबार को स्थगित करने का फैसला लिया है। वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पटना में प्रेस वार्ता को भी संबोधित कर सकते हैं। आपको यह भी बता दें कि भारी भीड़ और गर्मी को देखते हुए दिव्य दरबार को स्थगित करने का फैसला लिया गया है। वहीं हनुमंत कथा 15 मई से 17 मई तक जारी रहेगी। देखिए, आपको हम तस्वीर दिखाएंगे किस तरीके से जो बागेश्वर धाम वाले जो बाबा हैं। तो इसी बीच मनोज कुमार, ब्यूरो चीफ बिहार से हमारे साथ लाइव जुड़ गए, जरा जानकारी उनसे ले लेते हैं। यहाँ पर जो दरबार लगाया जाना था उसको स्थगित कर दिया गया है, वजह बताई है गर्मी। जी बिल्कुल, जिस प्रकार देखा जाए तो बिहार में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी के आगमन के बाद लगातार बिहार में प्रत्येक जिला से लोग जाते थे, और यहाँ तक कि अभी देखा जाए तो बागेश्वर बाबा ने यह भी कह डाला कि हमारा ये पहला ऐसा स्टेट है जहाँ पे इतने लोग मौजूद हैं। देखिए, बिहार की जो यदि सनातन धर्म की यदि आस्था की बात करें तो कहीं ना कहीं बिहार में बाबा धीरेन्द्र जी का प्रवचन सुनने के लिए करीब 10 लाख से ज्यादा लोग वहां उपस्थित थे। गर्मी इतनी हो रही है, भीड़ इतनी हो रही है, गाड़ियों का ट्रैफिक इतनी है कि कम से कम उसमें बाबा को खुद आकर लाइव आकर बोलना पड़ा कि कम से कम इतने गर्मी में लोग जहां हैं जैसे हैं उसी प्रकार वहां हमारे मोबाइल से, ट्विटर से या टीवी पर हमारा प्रवचन सुन सकते हैं। पर्ची वाला जहां तक मामला है, इस मामले में देखिए मैं बता दूं कि कुछ राजनीतिक दाव पेच भी थे या कुछ ऐसे भी बातें आ रही थी सामने। अब देखिए, जिस प्रकार लालू की लाडली द्वारा भी अर्जी लगाया गया था मोहनी के माध्यम से, तो बहुत सी बातें आ सकती थी। तो हो सकता है इस चीजों को देखा जा रहा है कि इस बातों को भी लेकर हो सकता है कि आज पर्ची वाला जो मामला था वो उसको कैंसिल कर दिया गया। लेकिन जहां बताया जा रहा है कि बागेश्वर बाबा का जो प्रोग्राम के जितने भी कमेटी के मेंबर हैं, ये हो सकता है तो तेजस्वी से, डिप्टी सीएम से आज मिलने का प्रयास करेंगे। यहाँ तक कि हो सके तो बाबा धीरेन्द्र शास्त्री भी आज तेजस्वी से मिल सकते हैं। इस पे कोई अभी ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये चर्चा बना हुआ है सुबह से। साथ में यह भी देखा जा रहा है कि जिस प्रकार पूरे प्रशासन की जो सिक्योरिटी को लेकर मेन कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी को लेकर आज उनकी कमेटी के सारे लोग जाकर डिप्टी सीएम तेजस्वी से मिलेंगे और उसके बाद बाबा भी मिल सकते हैं। और जहां यदि रहा पर्ची वाला तो आज उसे कैंसिल कर दिया गया, और बाबा का जो प्रवचन है वो 17 तारीख तक लगातार चलेगा। लेकिन बाबा ने जिस प्रकार मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जितने भी हमारे लोग प्रवचन सुनने के लिए आना चाहते हैं वो ना आए, इसलिए कि इतनी गर्मी है, इतनी भीड़ है, वो घर बैठे मोबाइल पे, टीवी पे, ट्विटर पे कहीं से भी हमारा सुन ले, और वो उनके लिए ही काफी है। बिल्कुल, लेकिन इस दौरान जानकारी ये भी मिल रही है मनोज जी कि वो संबोधित भी कर सकते हैं, यानी कि प्रेस वार्ता कर सकते हैं और इस दौरान तमाम तरीके की बड़ी बातें कर सकते हैं। और अभी एक और सवाल इसलिए लूंगी मैं क्योंकि अभी आपने जानकारी दी कि हो सकता है तेजस्वी यादव से भी मुलाकात कर सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री, तो ऐसे में फिर राजनीतिक गलियारे से जो तमाम तरीके की खबर धीरेन्द्र शास्त्री को निकल रही थी, फिर उसका क्या होगा? देखिए, जिस प्रकार जैसे कि आपने बताया कि आज तेजस्वी से जैसे कि मिलने की जो बातें चल रही है और कहीं पर्चा का कैंसिल होना, तो सिक्योरिटी को लेकर ही कहीं ना कहीं किया गया है। इसलिए कि बिहार में बाहर है चाचा भतीजे की सरकार है। पहले भी तो आरजेडी की और ये जो गठबंधन की जो सरकार है महागठबंधन की, उन्होंने तो बाबा को बिहार में प्रवेश करने से भी वर्जित करने से पीछे नहीं हटे। तो जाहिर सी चीज है इन सब चीजों को लेकर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा
हो सकता है तो आत्मनिर्भर वार्ता किया जाएगा। इसलिए कि बहुत से बातें उठ रही है सामने कि अचानक पर्ची वाला जो है आज क्यों उसको दिव्य शक्ति वाले को ये किया गया, कैंसिल किया गया, तो पर्ची वाला मामला क्यों कैंसिल चाहती है, चर्चा का विषय बिहार में बना हुआ है। तो बाबा ने, हो सकता है कि बाबा शाम तक मीडिया को संबोधित करें, मीडिया से वार्ता करें और क्या समस्या थी, क्या बातें आ रही हैं कि आखिर इस तरह का अचानक प्रोग्राम बन गया, प्रोग्राम में हेरा फेरी होना, तेजस्वी से मिलना, बहुत सी बातें उठ रही है। इसलिए वो चाह रहे थे कि मीडिया को मैं फेस करूं। बिल्कुल, चर्चाओं का दौर भी अब शुरू हो गया है। हालांकि जब प्रेस वार्ता करते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उस दौरान क्या कुछ कहते हैं उस पर लगातार नजर बनी रहेगी। आप भी नजर बनाए रखिएगा, जो भी अपडेट होगी हम तक पहुंचाना। फिलहाल के बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो इसी बीच आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कटिहार जिले में आपको बता दें कि यहां पर आरजेडी द्वारा बीएड डिग्री कॉलेज के एक सभागार में आरजेडी जिला अध्यक्ष इशरत परवीन की अध्यक्षता में मंत्री बनने के बाद पहली बार आए आपदा प्रबंधन मंत्री शहनवाज आलम और सैकड़ों आरजेडी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पुष्प गुच्छ भेंट कर गर्मजोशी से स्वागत किया है। ये तस्वीर अब आप देखिए। वहीं इस कार्यक्रम का संचालन जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन जाकिर हुसैन ने किया है। इस अवसर पर मंत्री शहनवाज आलम ने ये बताया है कि राज्य में आपदा प्रबंधन मामले में सरकार बेहतर कार्य कर रही है। सभी जिलों में आपदा प्रबंधन को लेकर अलग अलग से अधिकारी जो है, कर्मचारी जो है, उनकी नियुक्ति हो रही है। अभिनंदन समारोह में आरजेडी प्रदेश महासचिव समरेंद्र कुणान ने सीमांचल जैसे राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में प्रखंड स्तर पर अग्निशमन दल बनाने की मांग भी की है। कार्यक्रम के पश्चात मंत्री शहनवाज आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी किया और इस दौरान उन्होंने ये कहा है कि सभी थाना स्तर पर अग्निशमन दल बनाया जाएगा। योजना है, हम लोगों ने समीक्षा किया है कि कहां कहां अग्निशमन है और कहां कहां नहीं है। अगर कहीं है तो उसका रेडियस क्या है, कितने देर में गांव के अंतिम छोर तक वो पहुंच सकता है, वो रिपोर्ट आना है। और हमारा प्रयास है कि प्रत्येक थाना वाइज एक अग्निशमन हम लोग देने का काम करेंगे। हम लोग की तो पटियाला से खबर है, जहां गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब के सरोवर के पास शराब पी रही एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। महिला का नाम परमिंदर कौर बताया जा रहा है। दरअसल सरोवर के पास बैठकर महिला शराब पी रही थी, जिसकी भनक सेवादार को लगी और सेवादार की तरफ से उस महिला को खूब समझाया गया, लेकिन उल्टा महिला ने सेवादार के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। इसके बाद सेवादार की तरफ से उस महिला को मैनेजर रूम में ले जाया गया, जहां पर एक सेवादार ने महिला की गलत भाषा को देखते हुए उस पर गोलियां बरसा दी, जिसके कारण महिला के अस्पताल में जाते समय ही मौत हो गई। वहीं इसी गोली चलने के कारण एक सेवादार के छल्ला लगा, जिसका इलाज फिलहाल राजेंद्र अस्पताल पटियाला में चल रहा है। फिलहाल पुलिस की तरफ से इस मामले की जांच की जा रही है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा चालक यूनियन और गिग वर्कर्स से मुलाकात की है। इस व्यवसाय से जुड़े श्रमशील बंधुओं की अपेक्षा, इसके साथ ही आवश्यकताओं और विचारों को उन्होंने सुना है। साथ ही प्रदेश की अर्थव्यवस्था और दिनचर्या को गति देने के लिए रिक्शा, ऑटो रिक्शा चालक यूनियन के वर्कर्स को सुरक्षा और सम्मान से सुनिश्चितता प्रदान की है। खबर अयोध्या से है। संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रक चालक की मौत हुई है। रेलवे पटरी के किनारे शव मिलने से सनसनी फैल गई। सिर पर चोट और शरीर में रगड़ के निशान देखे गए हैं। शव के पास से शराब की बोतल भी मिली है। हालांकि कोतवाली बीकापुर के देवापुर के पास रेलवे लाइन के किनारे शव मिला है। हत्या है या हादसा, फिलहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है।
अमरोहा से आपको खबर बता देते हैं, हनी ट्रैप के 2 आरोपी पकड़े गए हैं। किसान नेता को हनी ट्रैप का शिकार बनाने के बाद पुलिस ने दिखाई सतर्कता। आपको बता दें कि घर दिखाने के नाम पर महिला ने किसान नेता को हनी ट्रैप का शिकार बनाया। 2 युवकों ने वीडियो बनाकर वायरल करने की भी धमकी दी है। इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी मेहताब और अशफाक को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में हालांकि आपको बता दें कि अमरोहा के घनौरा पुलिस को इस पूरे मामले में सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने आरोपी मेहताब और अशफाक को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अमरोहा से, घनौरा पुलिस को यहां पर बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, हनी ट्रैप के 2 आरोपी पकड़े गए हैं और इस पूरे मामले पर पुलिस तलाश कर रही थी। किसान नेता को हनी ट्रैप का शिकार बनाने के बाद पुलिस ने सतर्कता दिखाई, जांच कर रही थी। अब 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहजहांपुर में एक जूनियर हाई स्कूल के कंप्यूटर आपको बता दें कि निदेशक के द्वारा छात्रों से कथित तौर पर छेड़खानी और अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है। स्कूल की 13 बच्चियों ने कंप्यूटर अनुदेशक पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने जांच के बाद कंप्यूटर अनुदेशक को हिरासत में भी ले लिया है। प्रधानाचार्य, कंप्यूटर अनुदेशक और सहायक अध्यापक पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस ने जूनियर स्कूल की 13 बच्चियों का मेडिकल कराकर अनुदेशक को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि बीएसए ने अनुदेशक सहित 3 को सस्पेंड भी कर दिया है। अनुदेशक की सेवा समाप्ति के लिए बीएसए जांच कमेटी भी बिठाई गई है। लैंगिक और इनका मानसिक उत्पीड़न दोनों ही किए गए हैं। बच्चों का लैंगिक उत्पीड़न करने के पश्चात मोहम्मद अली से लैंगिक उत्पीड़न कराया जा रहा था। शाजिया खान इनका मानसिक उत्पीड़न कर रही थी कि अपने घर वालों को नहीं बताना है। लेकिन मैं बच्चों को इतना प्रेम से पढ़ाती हूँ कि मेरे बच्चों ने अपनी माँ से ज़्यादा मुझे अपनी माँ समझा और अपनी पूरी बात बताई, क्योंकि हम बच्चों को शिक्षा देते रहते हैं कि यौन उत्पीड़न आपको बर्दाश्त नहीं करना है। तो मेरे बच्चों ने मुझे बताया, मैंने अपने प्रधानाध्यापक को बताया, उन्होंने कोई भी इस पर एक्शन नहीं किया। और जो हमारे यौन करता है, यौन उत्पीड़न करता, उनका पूरा साथ देते रहे। मामला पूर्व माध्यमिक विद्यालय रायपुर विकासखंड ददरो। वहाँ के एक टीचर हैं मोहम्मद अली, वो बच्चियों के साथ गलत हरकतें करते थे, प्राइवेट हाथ डालते थे प्राइवेट पार्ट्सों पे, और उनके शौचालय में भी कंडोम वगैरह और ब्लेड और बाल भी मिले हैं। उसका सैंपल पुलिस उठा के ले गई है। और उसके बाद प्रिंसिपल को जब बताई गई तो प्रिंसिपल ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। क्या नाम है प्रिंसिपल का नाम है अनिल कुमार। और उनकी एक साथी एक मैडम है साजिया, उन्हें बच्चों ने बताया कि ऐसी ऐसी हरकत हो रही है। तो इसमें क्या होता है, तो अच्छी चीज़ होती है। मैडम ने उनका साथ दिया बिल्कुल, और हमारा माननीय मंत्री जी ने सहायता करी है, खन्ना जी ने, उसकी तरफ से काम हो रहा है। पर पुलिस थोड़ा अभी सही नहीं चल रही है। क्या नहीं सही चल रही है? हमारे गांव का मामला जो इन्होंने बताया अभी हमारे जो भतीजे हैं वो सही है। मतलब हमको तो 2-3 घंटा पहले जो वारदात हुई, 1 दिन पहले पता लगा, 2-3 घंटा पहले पता लगी, तो हमको पहले पता होता तो हम इस बात को टीचरों से कहते, किसी से कहते। जब पता लगी तो एक्शन लिया है। तो पता लगी तो हमारे सारे जब बच्चों के सारे इकट्ठा हो गए। मामला ये है कि ददरौल ब्लॉक में रायपुर खुर्द पूर्व माध्यमिक विद्यालय है, वहाँ पर कल ये मामला जो है संज्ञान में आया और मैं घटनास्थल पर जो वहाँ पे विद्यालय है वहाँ पर गया था। तो ग्रामवासी बहुत आक्रोशित थे। उनका ये कहना था कि एक कंप्यूटर अनुदेशक मोहम्मद अली हैं, वो जो है अभद्रता कर रहे थे बच्चियों के साथ, और उसमें जो वहाँ के इंचार्ज अनिल कुमार थे वो उस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे थे। उसमें साजिया जो वहाँ के अध्यापिका थी, असिस्टेंट टीचर, उनकी मदद कर रही थी। तो इसमें जो है इन तीनों लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ है इस मामले में, और जो एफआईआर हुआ है संगत धाराओं के तहत। इसके अलावा जो विभागीय कार्यवाही है उसमें 2 जो यहाँ के इंचार्ज हैं अनिल कुमार और साजिया, इनको सस्पेंड कर दिया गया तत्काल प्रभाव से।
वहीं रायबरेली में खेलो इंडिया के प्रचार प्रसार के लिए प्रतापगढ़ से चलकर रायबरेली खेलो इंडिया का मशाल जुलूस रथ पहुंचा, जिसका आपको बता दें कि एडीएम और अन्य अधिकारियों ने स्वागत किया और इसी दौरान खिलाड़ियों ने भी जोरदार स्वागत यहां पर किया गया है। बता दें कि प्रतापगढ़ से चलकर अमेठी सुल्तानपुर जा रहा खेलो इंडिया का प्रचार प्रसार मशाल जुलूस जो रथ है वो यहां पहुंचा, जहां पहले से स्वागत के लिए खड़े एडीएम, प्रशासन का हित, तमाम आला अधिकारियों और पुलिसकर्मियों और सैकड़ों खिलाड़ियों ने मशाल को हाथों में लेकर स्वागत किया है। इस दौरान एडीएम ने बताया है कि केंद्र सरकार द्वारा खेलो इंडिया का जहां पूरे भारत में प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो वहीं यहां पर भी इस तरीके का अभियान जारी है। बच्चे 2022 मसाल है जी कल साल रैली का आयोजन किया जाएगा जी और इसका उद्देश्य है कि 2022 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। तो नोएडा से खबर आपको बता दें, फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। आपको बता दें, फर्जी कार्ड बनाकर लोन दिलाने वाले रैकेट का भंडाफोड़ यहां पर हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, खराब सिविल रिकॉर्ड वाले लोगों से लोन के नाम पर ये ठगी किया करते थे। फर्जी आधार कार्ड बनाने के नाम पर 10 से 20 हजार वसूलते थे ये आरोपी, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। आपको बता दें, फर्जीवाड़े में करोड़ों की बैंकों को यहां पर चपत लग चुकी है। पुलिस ने रैकेट के 7 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। थाना सेक्टर 63 क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो नोएडा से ये एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें, यहां पर रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फर्जीवाड़े में करोड़ों। निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, जरा जानकारियों से ले लेते हैं क्या कुछ ये पूरा मामला, पुलिस को कैसे इनपुट मिले इस पूरे रैकेट के बारे में। एक फर्जी आधार कार्ड बनाने वाला एक रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है। जिन लोगों के सिविल खराब होते थे उनको भी ये लोन दिलाने का दावा करते थे और बड़े बड़े बैंकों से करोड़ों रुपए लोन दिलाते थे। हालांकि बैंकों को गुमराह किया जाता था, फर्जी आधार कार्ड बनवाकर 10 से 20 हजार रुपए का आधार कार्ड बनाने का ही पैसा लेते थे और जिसके बाद फिर करोड़ों रुपए जो बैंकों से लोन दिलाते थे। हालांकि ये जो देखा गया है, करोड़ों रुपए का बैंकों को चपत लगा चुके हैं, जबकि इस रैकेट के 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके कब्जे से लैपटॉप, सीपीयू, टीएफटी, स्क्रीन, मैकिंग, प्रिंटर, लेमिनेशन और तमाम जो आधार कार्ड बनाने वाली जो मशीनें हैं, कागजात हैं, आधार कार्ड हैं, वो मौके से बरामद हुए। कहीं ना कहीं ये बड़ा एक रैकेट का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। अब जो पुलिस है इनके आपराधिक इतिहास देख रही है और देख रही है किन किन लोगों को इन लोगों ने फर्जी तरीके से लोन दिलाए हैं। हालांकि इसमें यह भी देखे जा रहे हैं कि क्या बैंक कर्मियों की संदिग्धता तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए करोड़ों रुपए का बैंक को नुकसान किया है, बड़े बड़े बैंकों को चपत लगाई है और इस रैकेट का भंडाफोड़ किया है। अब जो पुलिस है इन्हें सलाखों के पीछे भेज रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। लगातार जानकारियां पहुंचा रहे हैं आप तक। फर्जी आधार कार्ड और पैन कार्ड बनाने वाले रैकेट का यहां पर पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। 7 ऐसे लोग जिनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।